बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि हम उर्दू की अफ़साना निगारी के मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आज 20वीं सदी के एक बहुत बड़े अफ़साना निगार, जिन्होंने पाकिस्तानी अदब में बहुत नाम कमाया और आज भी जिनके चर्चे हर ज़ुबान पर आम हैं, मेरी मुराद जनाब अशफ़ाक़ अहमद साहब हैं। उनके फ़न पर तबसरा भी करेंगे, उनकी मुनफ़रिद अफ़साना निगारी के मुताल्लिक़ जानेंगे। अफ़साना निगारी और ड्रामा नवीसी की दुनिया में अशफ़ाक़ अहमद एक मोतबर नाम है। वो अपनी तहरीर की आरिफाना मकसदियत के एतबार से इनफ़रादियत रखते हैं। अशफ़ाक़ अहमद की तहरीर में जगह जगह तसव्वुफ़, फ़लसफ़ा, मंतिक़, इल्मुल कलाम की रोशनियाँ नज़र आती हैं। वो ऐसी रोशनियाँ हैं कि जिनसे एक आम कारी के बजाय एक तालीम याफ्ता इंसान भी मुस्तफ़ीज़ हो सकता है, फ़ायदा उठा सकता है। पाकिस्तानी अदब में अपने फ़िक्र रुझान और मौज़ूआती इम्तियाज़ की रोशनी में उन्होंने ऐसा काबिल क़दर इज़ाफ़ा किया है जो उर्दू के नसरी अदब में अपनी पूरी तवानाई के साथ उभरता हुआ नज़र आता है। अशफ़ाक़ अहमद एक हमागीर शख्सियत के मालिक थे, एक बहुत बड़े इंसान थे, बड़े अच्छे इंसान थे और बैक वक्त कई हैसियतों से मशहूर थे। वो सिर्फ़ एक अच्छे अफ़साना निगार और ड्रामा निगार ही नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़े मुमताज़ माहिर तालीम भी थे, एजुकेशनिस्ट थे, शायर थे। उनकी बेगम बानो कुद्सिया भी अफ़साना निगार थीं। और सबसे बड़ी बात यह कि अशफ़ाक़ अहमद को फ़न मौसीकी से बड़ा गहरा लगाव था। वो तंज़ निगार भी थे और नक्काद भी थे। इसके अलावा उन्होंने इटालियन मतलब अतालवी और फ़्रेंच यानी कि फ़्रांसीसी ज़ुबानों की भी तालीम हासिल की थी। इसीलिए इन दोनों ज़ुबानों के भी अदब का उन्होंने बड़ा गहरा मुताल्ला किया था। अशफ़ाक़ अहमद ने पंजाबी ज़ुबान में भी अशार कहे हैं और उनके जो अफ़साने हैं, उनके अफ़सानों के मजमूए का नाम है एक मोहब्बत 100 अफ़साने, और जो उनके ड्रामे हैं, उनके ड्रामों के मजमूए का नाम है तोता कहानी। यहाँ अशफ़ाक़ अहमद के अफ़सानों के मजमूए का नाम आया एक मोहब्बत 100 अफ़साने, तो मैं यहाँ ऐसे ही ज़िम्नन एक वाक़या अशफ़ाक़ अहमद और बानो कुद्सिया के मुताल्लिक़ और उनके बेटे के मुताल्लिक़ बयान करता चलूँ, ताकि इससे मालूम हो कि ये कैसा इल्मी ख़ानदान है। और क्योंकि एम ए उर्दू के तुलबा हैं, तो एम ए उर्दू की भी कुछ शुद्ध बुद्ध मालूम होगी और इसकी इफ़ादियत और अहमियत मालूम हो जाएगी। अशफ़ाक़ अहमद और बानो कुद्सिया आपस में मियाँ बीवी थे, रिश्ते इज़्दिवाज में कायम थे। इनका बेटा बड़ा हुआ और उसने एम ए उर्दू करना शुरू किया। एम ए उर्दू के अंदर जैसा कि आपको मालूम है कि अशार आते हैं और शायरों के मुताल्लिक़ पढ़ा जाता है वगैरह वगैरह चीज़ें। तो महबूब का लफ्ज़ तो एम ए उर्दू वालों ने गोया कि घोल के पिया हुआ होता है। अब अशफ़ाक़ साहब के और बानो कुद्सिया ने ये वाक़या बयान किया, कहने लगी कि मेरा बेटा एम ए कर रहा था तो किताबों में महबूब का लफ्ज़ आया। जब ये लफ्ज़ आया तो बेटा मेरे पास आया, कहने लगा अम्मी महबूब का मतलब क्या होता है। देखें, माँ भी बहुत बड़ी अदीबा हैं, बानो कुद्सिया राइटर हैं बहुत बड़ी, और बाप अशफ़ाक़ अहमद तो हैं ही बहुत बड़े इंसान, बहुत बड़े राइटर। तो बेटे ने कहा अम्मी ये महबूब क्या होता है। बानो कुद्सिया ने समझाने की कोशिश की कि बेटा जो अच्छा लगे, जो दिल को भाए वगैरह वगैरह उसका महबूब कहते हैं। बेटे ने कहा नहीं, मुझे आपकी ये तारीफ़ें समझ में आती नहीं है, मुझे किसी और तरीके से समझाएं महबूब होता क्या है। बानो कुद्सिया लेकर अपने बेटे को अशफ़ाक़ अहमद के पास आ गई। कहने लगी अशफ़ाक़ साहब ज़रा देखिए, महबूब का मतलब समझाइए अपने बेटे को, ये एम ए उर्दू कर रहा है और महबूब का मतलब अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर क्या समझ में आएगा एम ए के अंदर, ज़रा महबूब समझाएं। अशफ़ाक़ साहब ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन महबूब समझ में नहीं आया बेटे को, महबूब क्या होता है। बिल आखिर अशफ़ाक़ साहब और बानो कुद्सिया अपने उस बेटे को लेकर अपने बाबा जी के पास चली गई, अपने मुर्शिद और अपने मेंटोर के पास ले गए। वो कौन थे इसका जिक्र बानो कुद्सिया ने नहीं किया। उनके पास पहुँचे, बेटे ने फिर वही सवाल किया उनसे, कहने लगे कि मैंने अपनी अम्मी से भी पूछा, अपने अब्बू से भी पूछा महबूब का मतलब, लेकिन ये दोनों बताया तो इन दोनों ने, लेकिन मेरी समझ में वो महबूब नहीं आया।
ज़रा महबूब का मतलब बताइए मुझे। तो जो बाबा जी थे उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया। कहने लगे कि देखो बेटा, महबूब वो होता है कि जिसकी अच्छाई तो अच्छाई ही लगे, जिसकी बुराई भी अच्छाई लगने लगे, उसे महबूब कहते हैं। तो उनके अफ़सानों का मजमुआ है एक मोहब्बत। अशफाक़ साहब के अफ़सानों का मजमुआ है एक मोहब्बत 100 अफ़साने। अब यहाँ हम कुछ अशफाक़ साहब के फ़न की खुसूसियात ज़िक्र करते चलें, ताकि साथ ही अशफाक़ साहब के मौजू मुकम्मल इहाता हम कर सकें। तो इनके जो खुसूसियात हैं हेडिंग वाइज ज़िक्र करेंगे। सबसे बड़ी इनकी खुसूसियत है ज़ुबान और बयान की सादगी। बड़ी सादा और आम फहम ज़बान है और तर्ज़ तहरीर में सलासत और रवानी पाई जाती है। वो अपनी तहरीरों में जो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं वो बड़ी शाइस्ता और पाकीज़ा किस्म की है। मुकालमों की ज़ुबान भी बड़ी सादा सी होती है। अशफाक़ अहमद के ड्रामों में और अफ़सानों में कोई पेचीदगी नहीं पाई जाती। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब कहानी अपने अंजाम को पहुँचती है तो एक इबाहम सा रह जाता है, यानी बाज़ औक़ात ऐसे मोड़ पे लाके कहानी को ख़त्म करते हैं कि कारी के जहन में चीज़ें आपस में वो गड़बड़ हो जाती हैं और एक इबाहम की फ़िज़ा पैदा हो जाती है। दूसरी हेडिंग, इंसानों से दोस्ती और मोहब्बत का दर्स। अशफाक़ अहमद के अफ़सानों में और ड्रामों में इंसानी अज़मत और इंसानों से मोहब्बत का दर्स मिलता है। बिलाशुबा उन्होंने आलमी और आफाकी अक़दार को अपना मौजू बनाकर अपनी फ़िक्र के जौहर दिखाए हैं। डॉक्टर सलीम अख्तर साहब ने एक बात कही है अशफाक़ साहब के मुतालिक। कहते हैं कि अशफाक़ साहब का ख़ुसूसी मौजू मोहब्बत है और वो मोहब्बत के पहलुओं को उजागर करने से ख़ास दिलचस्पी रखते हैं। अशफाक़ अहमद के यहाँ मोहब्बत एक ऐसी क़ुव्वत है जो फ़र्द की क़ल्ब माहियत कर देती है। मुराद ये है कि अशफाक़ अहमद के नज़दीक मोहब्बत एक ऐसी क़ुव्वत का नाम है कि जो इंसान के दिल पर असर करती है और इंसान के दिल को अपने सहर में मुब्तला कर लेती है। तीसरी ख़ासियत, कौमी और मिल्ली मौज़ूआत। अशफाक़ अहमद चूँकि एक सूफ़ी इंसान थे और उम्मत मुस्लिमा के मसाइल से वाकिफ़ थे और उम्मत का दर्द अपने सीने में रखते थे, कौमी मसाइल भी जानते थे, उसका दर्द अपने सीने में रखते थे, तो इसीलिए इस मौजू पर उन्होंने बहुत सारे अफ़साने लिखे हैं। पाकिस्तान की बका और इस्तेहकाम नेज़ इस्लामी अक़दार की इशाअत वगैरह से मुताल्लिक़ भी उन्होंने बहुत सारे ड्रामे तख्लीक़ किए हैं। डॉक्टर ज़फ़र हाशमी साहब कहते हैं कि अशफाक़ अहमद उर्दू के नसर निगारों में एक मुमताज़ मकाम रखते हैं। पाकिस्तानी अदब में अपनी फ़िक्री रुझान और मौज़ूआती इम्तियाज़ की रोशनी में उन्होंने काबिल ज़िक्र इज़ाफ़ा किया है। चौथी ख़ासियत और चौथी हेडिंग है तसव्वुफ़ और रूहानियत। अशफाक़ अहमद की तहरीरों में तसव्वुफ़ की चाशनी नज़र आती है। आप देखें, बड़े बड़े लोग जो हैं वो अशफाक़ अहमद को बाबा जी कहकर पुकारते हैं और इन्हें अपना रूहानी पेशवा और अपना रूहानी तौर पर रहनुमा मानते हैं। उसकी वजह यह है कि अशफाक़ अहमद एक सूफ़ी इंसान थे और बड़ी सूफ़ियाना और बड़ी ऊंची ऊंची बातें किया करते थे और बड़े अच्छी जुमलों में बड़े अच्छी नसीहतें और बातें बयान कर दिया करते थे। बहरहाल उनकी तहरीरों में तसव्वुफ़ की चाशनी नज़र आती है। वो अपने अफ़सानों में रूहानी अक़दार की अक्कासी करते हुए नज़र आते हैं और ऐसी अक़दार कि जो इंसानी शख्सियत पर असरानंदाज़ होती हैं। डॉक्टर अबुल सिद्दीकी कहते हैं कि अशफाक़ अहमद ने अपनी तख्लीक़ी सलाहियतों से अफ़साने की रिवायत को आगे बढ़ाया है, लेकिन उनका फ़न अफ़साने से ज़्यादा वाज़ की तरफ झुकता हुआ नज़र आता है। मुराद ये है कि यूँ लगता है कि वो जुमे का बयान कर रहे हैं डॉक्टर अबुल सिद्दीकी के नज़दीक, जबकि हम ये समझते हैं कि उनकी बातें बिल्कुल सही थीं। एक ऐसे दौर में जबकि सआदत हसन मिंटू अपने जौहर दिखा रहे हों, इस्मत चुगताई का कलम नए रंग खिला रहा हो, ऐसे दौर में अशफाक़ अहमद और बानो कुद्सिया का कलम ही वो कलम था जिसने कलम की इज़्ज़त को फिर से बहाल किया। पाँचवीं हेडिंग है समाजी नाइंसाफ़ियों की अक्कासी। ज़ाहिर सी बात है कि जब आपने कौमी और मिल्ली मौज़ूआत पर कलम उठाया होगा तो समाज की नाइंसाफ़ियाँ भी नज़र आई होंगी, तो आपने समाजी नाइंसाफ़ियों पर भी बड़ा खुल के लिखा। इस हेडिंग के तहत वो तमाम नाइंसाफ़ियाँ ज़िक्र की जा सकती हैं जो माशरे के अंदर मौजूद होती हैं। छठी हेडिंग वुसअत। अशफाक़ अहमद की तहरीरों और मौज़ूआत
और उन्वानात की कसरत बहुत ज़्यादा है उनके नज़दीक, और वुसअत बहुत ज़्यादा है। जगह जगह तसव्वुफ़ की बातें करते हैं, फ़लसफ़े की, मंतिक की, इल्मुल कलाम की, और कभी तफसीर की, कभी हदीस कोट करते हैं कहीं पर, कभी कुछ। इस तरीके से वो वुसअत है उनके उनके कलाम के अंदर और उनके मौज़ूआत के अंदर। यानी मौज़ू और मकसदियत के एतबार से उनकी तहरीरों का जो दायरा है वो बहुत ज़्यादा वसी है। उनकी 7वीं ख़ासियत है हकीकत निगारी। अशफ़ाक़ अहमद ने अपनी अफ़साना निगारी में जो हक़ाइक़ उजागर किए हैं, वो अपने अफ़सानों और अपने ड्रामों में ऐसे हक़ाइक़ पेश करते हैं कि जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में पाए जाते हैं। वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं की इस तरह तर्जुमानी करते हैं कि हक़ाइक़ से पर्दे उठते चले जाते हैं। बहुत बड़े कलमकार हैं, और जो बड़ा लिखने वाला होता है वो ज़िंदगी से करीब तर होता है। अशफ़ाक़ अहमद ज़िंदगी से बहुत करीब थे, हकीकत से बहुत करीब थे। उनकी एक और ख़ासियत है अगली, इस्लाह और मकसदियत। अशफ़ाक़ अहमद ने इस्लाह और मकसदियत के पहलू को हर जगह पर मद्देनज़र रखा है। जब वो समाजी नाइंसाफ़ियों पर नज़र डालते हैं तो बड़ी दियानतदारी और जुर्रत के साथ तंज़ के नश्तरों को लेकर इन नाइंसाफ़ी करने वाले लोगों पर तंज़ भी करते हैं, और नाइंसाफ़ियों की वजह बनने वाले लोगों पर भी तंज़ करते हैं। और उनका असल मकसद ये होता है कि काश मेरे इन जुमलों से किसी एक की भी इस्लाह हो गई तो मेरे इन तमाम के तमाम तहरीरी ज़ख़ीरे की जो कीमत है वो अदा हो जाएगी। उनकी एक ख़ासियत है बेहतरीन मुकालमा निगारी। अशफ़ाक़ अहमद मुकालमा बड़े अच्छे अंदाज़ में करते हैं और दिलचस्प अंदाज़ में मुकालमा लिखते हैं। पढ़ने वाले की तबीयत बोझल नहीं होती। छोटे छोटे मुकालमे होते हैं और सादा और आसान अल्फाज में होते हैं, और ऐसे होते हैं कि जिससे ड्रामों में हुस्न और बरजस्तगी पैदा होती है। नए नए अल्फाज होते हैं, नई नई तराकीब होती हैं, जिससे मुकालमा और निखर के सामने आता है। उनकी एक ख़ासियत है मंज़र कशी। अशफ़ाक़ अहमद को माहौल की अक्कासी करने पर बड़ा मलका हासिल था। वो किरदारों की नफ्सियाती उठान का पूरा पूरा लिहाज रखते थे और वाक़यात को इस अंदाज से पेश करते थे कि पूरे वाक़ये की मंज़र कशी अपने अल्फाज से कर दिया करते थे। जुज़ियात निगारी भी उनकी एक ख़ासियत है, इसको अगली हेडिंग बनाया जा सकता है। जुज़ियात निगारी का से मुराद ये होती है कि छोटी छोटी चीज़ों को भी अपने नज़र और अपने सामने रखना। तो अशफ़ाक़ अहमद इन तमाम असरार और रुमूज़ से आशना हैं। उनके जुज़ियात उनकी तहरीर में वाक़फ़ियत और हकीकत पैदा करते हैं और दिलचस्पी पैदा करते हैं। ऐसी दिलचस्पी जिससे कारी हर आन महसूस होता रहता है। वो छोटी से छोटी बात को भी आम और मामूली समझ के रद्द नहीं करते, बल्कि हर उस बात को ज़िक्र करते हैं जिसकी वो ज़रूरत महसूस करते हैं। तसव्वुफ़ तो मैं आपको बयान कर ही चुका हूँ, उनके अफ़सानों की एक बहुत बड़ी ख़ासियत है। और उनकी एक और ख़ासियत उनके कलम की है फ़लसफ़ा। फ़लसफ़े और मंतिक से बड़ा लगाव रखते हैं। फ़लसफ़ी ख़ुद भी हैं, दूसरों को भी समझाने की कोशिश करते हैं, दूसरों को भी इसका एहसास कराने की कोशिश करते हैं। वो ख़ुद कहते हैं कि उनकी तहरीरें, एक मरतबा ख़ुद कहने लगे कि मैंने इतना फ़लसफ़ा ज़िक्र कर दिया है अपनी तहरीरों में कि मेरी तहरीरें 100 या 50 बरस के बाद लोगों को समझ में आएंगी। अलबत्ता पढ़े लिखे फ़लसफ़ा और मंतिक से वाक़फ़ियत रखने वाले लोग उनके अफ़सानों को आज भी समझते हैं और उससे महसूस होते हैं। उनकी एक ख़ासियत है तनकीद। अशफ़ाक़ अहमद की तहरीरों में फ़लसफ़ा और मंतिक का पहलू भी बहुत नुमाया है। आम कारी उनके अफ़सानों और ड्रामों को नहीं समझ सकता, लेकिन वो कभी कभी दीगर लोगों के कलाम पर जब तनकीद करते हैं तो तनकीद भी बड़े अच्छे अंदाज से करते हैं। यूँ लगता है कि एक मंझा हुआ, एक काबिल और एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड किस्म का इंसान तनकीद कर रहा है। तो तनकीद भी आपके अफ़सानों और आपकी तहरीरों की एक ख़ासियत है। हम आखिर में बस यही कहेंगे अशफ़ाक़ साहब के मुतालिक कि अशफ़ाक़ अहमद एक कामयाब अफ़साना निगार थे। उनकी हर तहरीर मकसदियत से खाली नहीं थी। वो अदब बराए अदब के बजाय अदब बराए ज़िंदगी के कायल थे। उन्होंने मगरिबी अदब का बराह रास्त मुताल्ला किया था। उर्दू, पंजाबी, अंग्रेज़ी के अलावा इतालवी, हिस्पानवी और फ़्रांसीसी ज़ुबानें ख़ुद पढ़ सकते थे, समझ सकते थे। इसी वजह से उन्होंने इन ज़ुबानों के ख़वास उर्दू ज़ुबान में मुंतकिल करने की कोशिश की। उनकी तहरीरें बामकसद
और मुस्बत रवैया लिए हुए होती हैं, जो फ़िक्र को ताज़गी अता करती हैं और नज़र व फ़िक्र और जहन और ख़याल और सोच को बुलंदियाँ अता करती हैं। इसी के साथ साथ अशफ़ाक़ अहमद साहब के मुताल्लिक़ हमारा आज का ये लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुँचा।